अब पूरी जो कानपुर से बरौनी तक की पाइपलाइन डाली गई थी, इसको एक वायबल मीडिया समझा गया था। रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय इनको इसके जरिए से आप जल्दी पहुंचा सकते हैं और फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, सेफ्टी भी उसमें ज़्यादा है। तो ये फिर कानपुर से बरौनी नहीं, उसके बाद बहुत से राज्यों के अंदर ये पाइपलाइन का एक्सपेंशन हुआ और ये असम तक पहुंचती है, उड़ीसा बंगाल को क्रॉस करते हुए यूपी में कानपुर से शुरू हो गई, फिर पल्ली तरफ भी इसका एक्सटेंशन हुआ है, राजस्थान और गुजरात तक ये पाइपलाइन चालू है। तो अब वो उसका जो हेडक्वार्टर है, जो कानपुर से बरौनी पाइपलाइन लाई गई स्टार्टिंग में, उसका हेडक्वार्टर वहाँ रखा है बरौनी के अंदर। और अभी इन्होंने ज़बरदस्ती बरौनी से यहाँ पटना लाना चाहिए। पटना में कौन सी आपकी प्रोडक्शन हो रही है, गैस या तेल की प्रोडक्शन हो रही है, कौन सी पाइपलाइंस है, आप वहाँ से क्यों लाना चाहते हैं? असली बात यह है कि पब्लिक सेक्टर को पीटना है, सीधे प्राइवेटाइज नहीं कर पाए तो इन तरीकों से पीटना है। तो यहाँ पर बरौनी में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको निकालना शुरू कर दिया। उधर हम NMDC में देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया है। अब जो वर्कर ओवर टाइम करता था, रेगुलर वर्कर, उससे काम छीन के रिटायरी एम्प्लॉय को फिक्स करने की बात है, तो ये NMDC में भी चल रहा है। वही चीज़ हम कोल सेक्टर में देख रहे हैं, वही चीज़ हम बैंकिंग और इंश्योरेंस में देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमने जॉब्स दे दी, आप तो जो ठेका पे अपनी रोटी चला रहा है उस पर काम कर रहा, तो उसकी भी नौकरी छीन रहे हो। रेगुलर भर्ती आप कर नहीं रहे हो, ठेका मजदूर को भी बाहर निकाल रहे हो, तो रोजगार कहाँ से देंगे? इसलिए ये जो हालात हैं, ये बहुत ही डेस्परेशन के हालात हैं हमारे देश के अंदर। वो भी जो जॉब करते हैं, जिनकी जॉब्स छिन रही हैं, और वो भी जो जॉब्स की इंतज़ार में हैं, जो हमारे फ्यूचर वर्कर्स हैं। और लगातार जो न्यूनतम वेतन है, जो राज्य तय करता है, हर राज्य सरकार की एक कमेटी होती है न्यूनतम वेतन की, बाकी तो सेक्टर वाइज तय होता है, पे कमीशन से तय होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट से तय होता है, लेकिन जो मिनिमम वेज है वो मिनिमम वेज कमेटी होती है हर स्टेट में। आपके बिहार में बहुत सालों से वो कमेटी नहीं हुई, ज़्यादातर राज्यों में नहीं हुई। आप सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर वाला तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ता लेता है, पर ये जो बहुमत बेचारा मजदूर है, मिनिमम वेज से कवर्ड है, वो तो सालों साल महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी न्यूनतम वेतन ही नहीं बढ़ती। तो वो भी बहुत ही बुरे दायरे में है। जो मिनिमम वेज अनाउंस है वो भी नहीं मिलती है, और फिर ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। अब मैं गवर्नमेंट का खुद का आंकड़ा दिया है, जो कागज़ आपको दिया है उसमें मैंने खुद दिया है। बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, जो भी गवर्नमेंट आज तक थी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे करवाती है। हालांकि उसके अंदर भी कोशिश रहती है गवर्नमेंट्स की कि अच्छी पिक्चर्स दें, पर बहुत ही गहरी रियलिटी हो तो आप छुपा नहीं सकते। तो इकोनॉमिक सर्वे ने खुद माना है कि 2018 में, पहले पेज पे ही 2018 से भी कम मजदूरी पे, आमदनी पे हमारे देश के मजदूर ने काम किया है, जो दिहाड़ी मजदूर है, कि अगर उसको मिल रहा था जितना पैसा 2018 में मिल रहा था, 2023-24 में उससे कम मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? 203 से लेकर 242 रुपए के बीच में एक मेल वर्कर की रोज की कमाई थी, और फीमेल वर्कर की 128 से लेके 159 रुपए के बीच में कमाई थी। आप मुझे बताइए, इसमें परिवार जी सकता है? और गवर्नमेंट का खुद का आंकड़ा है कि 90% फैमिलीज, माइंड आई एम सेइंग फैमिलीज, 90% फैमिलीज का मतलब है मोर देन 100 करोड़ पॉपुलेशन। फैमिली में सारे सदस्य कवर होते हैं, तो 90% फैमिलीज जो हैं वो पूरी की पूरी फैमिली का खर्चा, जिसमें 4 मेंबर हैं कि 6 हैं कि 7 है, डिपेंड करता है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, वो सिर्फ 10,000 में वो पूरी फैमिली चल रही है। दैट इज बिलो, मच बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर 90% फैमिली ये है, तो नरेंद्र मोदी इसी से खुश रहना चाहते हैं कि मैंने 5 किलो अनाज दे रहा हूँ मैं सबको। तो जब आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, तो सिर्फ 5 किलो अनाज पे हमको जिंदा रख रहे हो, तो गरीबी तो बढ़ रही है इस देश में, कमती नहीं हो रही है। इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है, आमदनियाँ भी कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और उसी हिसाब से गरीबी के नीचे गिरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में मजदूर आंदोलन चूँकि संगठित हो रहा है, संगठित मजदूर आंदोलन
असंगठितों को भी संगठित करके लड़ाई में उतरा हुआ है। इसलिए इसको तो रोकना बड़ा जरूरी है। श्रमिकों को, उसके लिए हमारे ऊपर 4 लेबर कोड लाए गए और हम लोगों की लड़ाई है लगातार कि 5 साल से ये कानून लाए गए, अभी तक लागू नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि हमने कई हड़तालें की हैं। 2020 में ये लेके आए जब कोरोना चल रहा, जब हमने कहा कोरोना काल में मजदूर सड़कों पे भटक रहा है, अपने घरों में जाने के लिए तरस रहा है, इन कानूनों को मत लाया जाए। सरकार ने उसी समय को चुना क्योंकि सरकार आपदा में अपने अवसर ढूंढती है और उस टाइम पे ये कानून लाए, लेकिन अभी तक वो नहीं लागू कर पाया। हमने इस बीच में बहुत सी हड़तालें की। हमने उसी पीरियड के अंदर 26 नवंबर को पहली हड़ताल की थी 2020 में, जब 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की तरफ अपना मोर्चाबंदी शुरू की थी, वहाँ पैदल चले थे, हमने एक दूसरे को समर्थन दिया था। तो इनके पीरियड में जो हमने हड़तालें की, हमने राज्यों के अंदर जो आंदोलन किए, हमने राज्यों की जो पार्टियां हैं उनको भी कहा कि जो इन लेबर कोड्स को समर्थन करने की कोशिश करेगा हमारी आवाज तुम लोगों पे गिरेगी। हम केंद्र सरकार के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, जो राज्य सरकार इन कानूनों को आगे बढ़ाएगी हम लड़ रहे हैं। उसका नतीजा है कि बहुत सारी राज्य सरकारें वो रूल्स फ्रेम जो हैं उसको नोटिफाई करने से डरी हैं और उसी का नतीजा है कि ये नहीं लागू कर पाए, क्योंकि सेंटर के रूल्स और स्टेट्स के रूल जब तक नोटिफाई नहीं होंगे, लागू नहीं किए जाएंगे, कोड लागू हो नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा हम 1 अप्रैल को लागू करेंगे। हमने 18 मार्च को अपनी कन्वेंशन की और उस दिन हमने कहा कि वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन ये लागू करेंगे वेरी नेक्स्ट डे हम इनकी होली जलाएंगे, इन कानूनों की 4 कोड की, और फिर हम कोर्ट भी जाएंगे। तो गवर्नमेंट 1 अप्रैल को नहीं घोषित की। हमारी 18 मार्च की जो राष्ट्रीय कन्वेंशन थी उसमें हमने 20 मई की हड़ताल का आह्वान किया था। उसकी तैयारी में हम बहुत अच्छे से जुटे हुए थे, बहुत शानदार तैयारी हो रही थी। लेकिन ये जो पहलगाम हुआ और उसके बाद जो आर्मी का एक्शन हुआ, उसको लेके हमने अपनी डेट पोस्टपोन की और वो डेट हमारी अब 9 जुलाई है, पर हमने 20 मई पहले उसमें घोषित की, जो इस वक्त अब 9 जुलाई है, इसलिए हम 9 जुलाई की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वो कानून ही लेके आई है मजदूरों को रोकने के लिए, उनकी यूनियनों को कमजोर करने के लिए। अभी जब इनको समझ में आया है कि 4 कोड्स को सीधे लागू नहीं कर पाएंगे, तो नया रास्ता निकाला। नया रास्ता ये है कि सब राज्य सरकारों को बोले हैं कि जो लेबर कोड्स में है उसको तुम अपने राज्य में जो लेबर कोड्स हैं उसमें परिवर्तन ला दो, क्योंकि राज्य में हो और उसमें तुम परिवर्तन ला के उसको नोटिफाई कर सकते हो और उनको लागू कर सकते हो। तो अब ये मजदूरों को सीधे राज्य सरकारों के साथ भिड़ाना चाहते हैं, पर अपना एजेंडा पूरा करवाना चाहते हैं। उसी हिसाब से हम मजदूरों को आगाह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई यहाँ केंद्र सरकार से है, हमारी उन राज्य सरकारों से भी है जो केंद्र की उन नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं या उनके कोalition में बैठे हुए हैं या उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि ये सरकार ट्रंप के आगे झुकी हुई है और हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, इस बात का कि हिंदुस्तान की विदेश नीति को पलट दिया है इस गवर्नमेंट ने। आप ये सोचिए कि हमारी फौज ने बड़ी मेटिकुलसली उनके ठिकानों पे हमला किया और कहा कि हमने आबादी पे नहीं किया, फौज पे नहीं किया। जहाँ से ड्रोन उड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, हमने उस ठिकाने पे किया है और हमने टेररिस्ट पे किया है। हम लड़ाई नहीं चाहते। पाकिस्तान ने जो करना था उन्होंने किया, हमारे लोगों ने उनको एयर में ही उसको काउंटर किया। उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ये गवर्नमेंट क्या सीरियस थी? इनका जो मीडिया है, जिनको ये बुलवाते हैं करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इनके कब्जे में है, वो मीडिया क्या कर रहा था? युद्ध का वातावरण बना रहा था। वो मीडिया क्या कर रहा था? हिंदू मुसलमान की लड़ाई भिड़ाने में लगा हुआ था। वो मीडिया क्या कर रहा था? जो ग्राउंड रियलिटी थी, जिसको विदेश सचिव और हमारी आर्मी ऑफिसर्स व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी बहुत ही अच्छे लहजे से विक्रम मिस्री के साथ प्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पर इनका मीडिया तो ऐसे दिखा रहा था कि हिंदुस्तान सारा पाकिस्तानी कब्जे कर चुका है और उसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम फिजाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब पहले तो प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया जो इंडिया का प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबने छापा उसको। उसने कहा मैंने फौजों को खुली छूट दी,
पड़ी, आप उससे एग्रीड हो या नहीं हो, प्रधानमंत्री का बयान था, आपने छापा। नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कैन से कि हमने फौजों को खुली छोड़ दी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस की हेड हमारी प्रेसिडेंट होते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, वो हेड होते हैं। और हमारी फौजें इंडियन पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है। और इंडियन जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो गवर्नमेंट बनती है, वो पॉलिटिकल डिसीजन लेती है किसी बॉर्डर स्टेट के साथ हमारा कोई झगड़ा है कि नहीं, हमारी फौजों ने क्या करना है, हमला करना है नहीं करना है, स्ट्राइक करने हैं कि नहीं करने हैं। गवर्नमेंट डिसीजन होता है पॉलिटिकल। इंडियन आर्मी ओनली इम्प्लीमेंट्स पॉलिटिकल डिसीजन, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन होने के बाद इंडियन आर्मी को पूरी छूट होती है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को कैसे निभाएंगे, उसको पूरा करने के लिए। ये सेंटेंस ही गलत है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके फैसले के बाद ही फिर इंडियन आर्मी ने एक्ट किया। फिर जब इंडियन आर्मी एक्ट कर रही है तो दे आर द बेस्ट जज कि कब इसको रोकना है। तो क्या इंडियन आर्मी ने सीज फायर किया? क्यों फिर गवर्नमेंट ने बीच में छोड़ा उसको? हमारा ये सवाल है इनसे, क्यों बीच में छोड़ा? और जब आप सीज फायर कर रहे हैं, आप नहीं अनाउंस कर रहे हैं, ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, और ट्रंप लगातार बोल रहा है। अब वो 14वीं बार रिपीट कर दिया है परसों कि मैंने लड़ाई रुकवाई, सीज फायर मैंने किया है। यू आर शेमिंग इंडिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज शेमिंग अवर कंट्री। एक बार नहीं कहा है कि ये झूठ बोल रहा है मिस्टर ट्रंप। क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है इस बात के ऊपर? और ट्रंप के अनाउंस करने के बाद इंडिया अनाउंस करता है, पाकिस्तान अनाउंस करता है। और जब ये स्कर्मिशेस दोनों देशों में चली, उस टाइम पे दो देशों के अलावा कोई भारत के साथ नहीं खड़ा था, जबकि हमेशा भारत के साथ बहुमत देश खड़े होते थे। और पाकिस्तान ने उस एक्शन से पहले ही पूरी दुनिया में घूम के डिप्लोमेटिकली अपने को पेश किया, और इंडियन गवर्नमेंट फेल की। तो आप भी प्रिपेयर भी नहीं किए, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्शंस को नंगा भी नहीं किए। आप किसी तरह से साबित नहीं कर सके कि पहलगाम के अंदर किन लोगों ने हमला किया। इज देयर एनी आंसर विद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि वो 253 किलोमीटर एक तरफ पड़ता है, 253 किलोमीटर अंदर घुस के आना और फिर वापस जाना, और इतनी टाइट सिक्योरिटी सब जगह है एक्सेप्ट टूरिज्म प्लेसेस। वो कैसे चले गए? कौन है वो लोग? क्यों नहीं पकड़े गए हैं? तो आप कह रहे हो पीओके में घुस के मार दिए। आपके देश के भीतर घूम रहे हैं क्या? क्या वो वहाँ चले गए हैं? इस देर एनी आंसर विद द गवर्नमेंट? कोई आंसर नहीं है। और उसके साथ साथ आपके मंत्री संतरी जो मर्जी बोलते रहते हैं। आप नफरत फैलवा रहे हैं। इनका मध्य प्रदेश का मंत्री क्या बोला, किस ढंग से हमारी फौजी ऑफिसर के खिलाफ बोला कि टेररिस्टों की बहन को हमने लगवा दिया। डिड प्राइम मिनिस्टर स्पीक अगेंस्ट दिस? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोले? क्यों नहीं आज तक एक बयान दिया और उसको चुप कराया? क्यों उसके ऊपर केस नहीं बनने दिया और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिया नहीं तो कहीं जाके FIR हुई, लेकिन उसमें कोई एक्शन हुआ? आपके खिलाफ कोई एक भी शब्द बोल देता है, कोई सोशल मीडिया वाला हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई ट्रेड यूनियनिस्ट हो, कोई आम नागरिक हो, आप उठा के जेल में डालते हैं। उस मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की आदमी की बेइज्जती की और हमारी बच्ची की बेइज्जती की। दे डिड नथिंग। और फिर हरियाणा वाला क्या बोल रहा था इन टाइम पे? वो लड़ी क्यों नहीं? वीरांगना क्यों नहीं बन गई? अरे उनके पति का सामने मर्डर हो रहा है, तुम कह रहे हो लाठी क्यों नहीं मारी, हथियार क्यों नहीं मारी? क्या आज के बाद पर्यटकों को पर्यटन नहीं करना चाहिए? हथियार बंद होके जाना चाहिए कि कोई हमला आएगा करने तो हमने उनसे लड़ना है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पर्यटक स्थलों के ऊपर कोई सुरक्षा नहीं। वी ऑल्सो हैव ए क्वेश्चन टू देम। वहाँ 3 आर्मी पोस्ट हुआ करते थे, वो क्यों हटा दी बीजेपी के राज में? उस पहलगाम में एक चेक पोस्ट सिर्फ पुलिस की बची थी। 6 दिन पहले अमित शाह जाते हैं, उस चेक पोस्ट को भी हटा पाते हैं। वी वांट आंसर व्हाई इट हैपेंड। हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उस पहलगाम की घटना से 3 दिन पहले कश्मीर जाने वाले थे पब्लिक मीटिंग में। अमित शाह ने वो मीटिंग क्यों कैंसिल करवाई? आपको खबरें थी कि कुछ होने वाला है, तो आपको आम
जनता की चिंता नहीं थी, आपने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग रद्द करा दी। अगर आपको ये खबरें थी इंटेलिजेंस से, तो फिर आपको ये भी पता था कौन ग्रुप्स कराने वाले हैं। जब आपको ये पता था कौन से ग्रुप कराने वाले हैं, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्या आप पुलवामा की तरह पहलगाम होने देना चाहते थे? व्हाट वाज योर मोटिव? बिहार इलेक्शन आ रही है इसलिए, वक्फ बोर्ड पे आप फंस रहे हो इसलिए, मजदूरों की हड़ताल सामने थी इसलिए, किसान दोबारा आंदोलन पे उतर रहे थे इसलिए। सो देयर इज ए क्वेश्चन इन आवर माइंड। एक तरफ तो आर्थिक नीति आप डंप कर रहे हो, आप लोगों के रोजगार छीन रहे हो, आप दुनिया के कॉर्पोरेट्स के आगे घुटने टेक रहे हो। अभी तो ट्रंप ने बताया नहीं था कौन कौन सी आइटम के ऊपर टैरिफ वारफेयर में वो हिंदुस्तान से कंसेशन चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में पहले ही उन चीजों के ऊपर से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी बढ़ा दी, जो यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ वस्तुएं जानी थी, और जो अमेरिका से हिंदुस्तान में माल आना था उसकी टैरिफ ड्यूटी ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक ला दी। तो आपके मास्टर ने तो अभी अनाउंस भी नहीं किया था कि कौन सी आइटम पे हम हिंदुस्तान के साथ क्या मांगने वाले हैं, और उनके जो चेला है वो उनसे भी पहले ही एक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट दे डिड। तो वो आप उठा के देखिए बजट, बाद में जो उसने कहा है कि इस चीज में वो ऑलरेडी ये कर चुके थे। तो करना क्या चाहती है सरकार? आप उनके कॉर्पोरेट्स के आगे नाक रगड़ रहे हो। अब लोगों को तो ये भी लगने लग गया है कि क्या अडानी के जो वहाँ पर बिजनेसेस हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए इतनी जल्दी से इन्होंने सीज फायर किया? क्या ये इंटरवेंशन? क्या ट्रंप जो बोल रहे हैं कि मैंने इनको कहा लड़ाई बंद करो नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, वाज द ट्रेड इन माइंड एंड नॉट द क्वेश्चन ऑफ लाइव्स ऑफ आवर पीपल? हमारे लोगों की जिंदगी का कोई प्रश्न नहीं है सरकार के सामने। और फिर क्यों नहीं ये एक बार भी बोले हैं? क्यों ये बार बार बोल रहे हैं छोटे लेवल पे, सिर्फ कुछ बातों को दोहरा रहे हैं? और फिर हमारी फौज के पराक्रम को वर्दी पहन के आप बड़े बड़े पोस्टर में अपनी होर्डिंग लगा के आप उसको छीनना चाहते हैं, हमारे फौजियों की ग्लोरी को आप छीनना चाहते हैं, और आप अचानक सीज फायर करते हैं। आपने पूछा उनसे कि ये टाइम है क्या कर दें? आर्मी तो नहीं बोलेगी ना, इनके हमने कहने से किया कि हमसे पूछा गया या नहीं पूछा गया। अवर इंडियन आर्मी इज वेरी डिसिप्लिन्ड आर्मी, वी रिस्पेक्ट अवर आर्मी एंड वी ट्रस्ट अवर आर्मी, लेकिन वहाँ भी ये जो आर्मी का हाल कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आर्मी को इन्होंने कमजोर किया है। अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी को और कमजोर करेगी। आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा के प्रश्न और बड़े खड़े हो जाएंगे। तो ये किस सूरत से ये मुआफिक है गवर्नमेंट? किसी सूरत से मुआफिक नहीं है। इन लोगों ने इंडिया की जो बेस है अर्थनीति उसको कमजोर किया है, इंडिया का जो फ्यूचर है उसको हताशा में फेंका है, इंडिया का जो डेली वेजर है उसको आत्महत्याओं के रास्तों में निकाला है। इनके खुद के क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है जो मैंने इस प्रेस मीट में लिखा है कि जो पिछले साल आत्महत्याएं हुई वो टोटल आत्महत्याओं में 25% हमारे दिहाड़ी मजदूरों की थी। वो हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार की क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। तो अगर अनएम्प्लॉयड यूथ की गिनती आत्महत्याओं में बढ़ गई है, ये भी क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। तो अगर हमारा यूथ आत्महत्या के रास्ते पे है, हमारे बच्चे जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, IAS, IPS के सपने देख रहे हैं वो कोटा में जा करके तैयारी के दौरान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और हमारा दिहाड़ीदार मजदूर भी मर रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तो ना हमारे बॉर्डर सुरक्षित है, ना हमारा भीतर सुरक्षित है, और हम लोगों पे हमला है क्योंकि हम लड़ते हैं, और लड़ाई में जो भी खड़े हैं, जिस भी सेक्शन के हैं, वो अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप्स के हैं, सोशल ग्रुप्स के हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो एज ए ट्रेड यूनियन भी और एज ए लेफ्ट पॉलिटिक्स को प्रमोट करने की सोच रखने वाले भी हमारे सीधे सीधे प्रश्न है मिस्टर मोदी सरकार से कि आप हर सूरत हाल में आप देश के लिए घातक हो, आवाम के लिए घातक हो, देश की आर्मी के लिए भी घातक हो। बेहतर तो यही रहेगा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो आप करेंगे नहीं, तो हमको लगता है हमारे इस्तीफे की मांग को आप स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो फोटो खिंचवाने का यकीन है। आप तो अपनी माँ तक की कोख को नहीं छोड़े, उसको भी नकार दिया आपने।
और आपने ये बोल दिया कि मैं शायद बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जब तक वो जिंदा थी उनको खूब बुलाया है, उनको तो नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया, उस बुजुर्ग औरत को, क्योंकि आपको वोट पॉलिटिक्स करनी है, आपको वीडियो बनाने का शौक है। जब वो पुलवामा हो रहा था आप मजे से वो टाइगर रिजॉर्ट में दिखा रहे थे, अपनी फिल्म बनवा रहे थे, और जब आपको गवर्नर ने बताया कि सर कुछ गलत हो गया है तो उसको कह दिया कि खामोश रहना। तो अब ये मैं तो नहीं बता रही हूँ ना, सत्यपाल मलिक ने तुरंत मीडिया को ये बताया था कि इनको हवाई जहाज देने चाहिए थे, तो कोताही हुई है, इंफॉर्मेशन थी, ये घटना रोकी जा सकती है। ये गवर्नर का पहला बयान था। वो बयान मिस्टर मोदी को उसकी टीम ने पहुंचा दिया था जब वो अपनी शूटिंग से फ्री हुई, और गवर्नर ने जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने गवर्नर को कहा खामोश, बोलना नहीं, हम नीति तय करेंगे। और आज वो गवर्नर, आज जो गवर्नर नहीं है वो बोलता है तो उसी के ऊपर सीबीआई की रेड भी होगी और केस भी टूट गया। तो ये जो सिचुएशन है, आप तो हर जगह के ऊपर फोटोशूट कराएंगे, लेकिन पहलगाम जाके आप फोटोशूट नहीं कराएंगे, आप मणिपुर जाके फोटोशूट नहीं कराएंगे, वहां भी बच्चियों के सुहाग लुट गए। आप इतने निरंकुश है कि आपके लोग उसी हिमांशी नरवाल के पीछे पड़ गए, क्योंकि उस बच्ची ने ये कह दिया कि मुझे न्याय चाहिए, मेरा पति नेवी का वो मर गया, मुझे न्याय चाहिए। लेकिन कश्मीरी स्टूडेंट्स पे क्यों हमला कर रहे हो, कश्मीरी मुस्लिम्स पे हमला क्यों कर रहे हो? ये मत करो, देश को एक रहना चाहिए। ये उसने उस पीरियड में बोला जब वो अपने पति का जन्मदिन मना रहे, उसी के पीछे पड़ गए। तुम उसी हिमांशी नरवाल का पूरा तस्वीर लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूज करते हो, ये पूछ के मार रहे थे, मुसलमान हो कि हिंदू हो, ये पूछ के मार रहे थे। आपने पूरा हाइपर क्रिएट करने की कोशिश की। उसी बच्ची ने ये बोल दिया कि देश को बांटो मत, देश को एक रखो, तो उसी के पीछे पड़ गए इनके ट्रोलर्स। तो आपको ट्रोलगिरी से फुर्सत नहीं, आपको अपनी फोटोशूट से फुर्सत नहीं, आप पहलगाम गए नहीं, आप मणिपुर में इतने हादसे हो गए आज तक गए नहीं, तो आप किसके लिए हैं? किसी के लिए नहीं है। इसलिए दिस प्राइम मिनिस्टर इज ए फेलियर प्राइम मिनिस्टर, दिस गवर्नमेंट इज ए फेलियर गवर्नमेंट। और जो स्टेट की पार्टीज उनके साथ खड़ी है, हम मानते हैं कि वो उनके एजेंडा की सपोर्टर है। इसलिए बिहार के अंदर भी हमारी ट्रेड यूनियन ये समझती है कि 9 जुलाई की जो हमारी हड़ताल होगी, जिसमें बरौनी रिफाइनरी हमारे लिए एक प्राइड है, हमारे बिहार के लोगों के लिए क्या बचा है हमारे लिए, एक बरौनी रिफाइनरी है, एक दो और छोटे छोटे अदारे हैं, बाकी तो सब झारखंड और बिहार जब बटे तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज तो उधर चले गए, और आप उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं, और सरकार यहाँ खामोश बैठी है। और इतना बड़ा पब्लिक नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिया है थ्रू पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। तो हमने बिहार के साथियों को कहा है कि वो एक मुकद्दमा होगा आपकी बाकी सारी मांगों के साथ जो 9 जुलाई की मांगे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लेते हुए ये बिहार बंद के स्वरूप में हमें 9 जुलाई को करना चाहिए। उसमें हमारी 5 प्रांत का इशू भी बहुत मुखरित रहेगा, और हमारी मनरेगा के गरीब मजदूरों का भी मुखरित रहेगा, हमारी जॉब सिचुएशन। बिहार के बच्चे तो बार बार रेलवे ट्रैक्स पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। बिहार का यूथ बहुत परेशान है, जैसे मैं हरियाणा और राजस्थान वाला जो फौजों में भर्ती होना चाहता था आज बेचारा दुखी है वो। तो ये सारी सिचुएशन में जो 9 जुलाई का बंद की कार्रवाई होगी, उसमें बिहार के आम आवाम को हमारा आह्वान रहेगा कि केंद्र सरकार के साथ साथ यहाँ बैठी केंद्र सरकार के साथ जुड़ी हुई जो गवर्नमेंट बैठी है एनडीए की, उसके खिलाफ अपना पूरा रोष दिखाइए। आने वाले चुनावों में भी इनको सबक सिखाइए। तो ये तो हर चुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने की जरूरत होगी, तभी उस यात्रा तक हम पहुंच पाएंगे जहां मिस्टर नरेंद्र मोदी खुद तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जनता ही उनका इस्तीफा लिख डालेगी। वही हमें करना पड़ेगा। इसलिए हम समझते हैं कि गतिविधियां आज के बाद हमारी तेज होगी। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करते हुए जा रही हूँ, गुजारिश करते हुए जा रही हूँ कि आप हमारी उन सारी तैयारियों को दिखाइए, और उसके लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर हैं केंद्र सरकार से लोहा लेने को तैयार खड़ी हैं, उनको मैं आपके माध्यम से अपील कर रही हूँ कि वो हमारे इस बंद का समर्थन करें। हमें वाम पक्ष की पार्टियों ने समर्थन 20 मई के लिए भी किया था। वो डेट 9 जुलाई चुकी हो गई है,
तो हमें 9 जुलाई के लिए उन्होंने समर्थन दिया है। और इसी हिसाब से दूसरी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने समर्थन दिया था। हम आशा करते हैं कि इस 9 जुलाई की डेट के लिए भी बिहार की भी सारी विपक्ष की पार्टियां हमारी इस अपील को स्वीकार करते हुए यहाँ की एनडीए गवर्नमेंट और केंद्र की एनडीए गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि बिहार लड़ाई के मैदान में है, यहाँ का मजदूर किसान लड़ाई के मैदान में है, ये दिखाने के लिए इसको बिहार बंद की तरफ ले जाने में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी समर्थन करने में उतरेंगी, तो वो बहुत कामयाब एक्शन हो पाएगा। बस मैं इतना ही कहती हूँ। आप लोगों के कुछ और प्रश्न हो, कुछ बातचीत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।